Let's begin today's topic, that is fracture neck of femur. So fracture neck of femur is of two types. First is intracapsular and another one is extracapsular. इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर जो होते हैं ये हमारे फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर के होते हैं, और जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर होता है वो इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर होता है. तो इस पूरे चैप्टर में हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर एंड दैट इज इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर, दैट इज इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर. अब और जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है वो है हमारा इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर. अब इससे होता क्या है, इंट्राकैप्सुलर फ्रैक्चर होने की वजह से जब हम इसके पैथोनाटमी डिस्कस करते हैं तो चाहे वो इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हो चाहे वो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हो, दोनों में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, और वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें जो तुम्हारा जो डिस्टल फ्रैगमेंट होता है उसका एक्सटर्नल रोटेशन होता है और प्रॉक्सिमल माइग्रेशन होता है. एक्सटर्नल रोटेशन होता है और प्रॉक्सिमल माइग्रेशन होता है, और यही सेम डिस्प्लेसमेंट हमारे इंट्राट्रोकेंटिक फ्रैक्चर में भी मिलता है. लेकिन क्योंकि फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर हमारा इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर है तो इसमें जो कैप्सूल होती है हमारे हिप जॉइंट की दैट विल प्रिवेंट्स इट्स एक्सट्रीम रोटेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्टल फ्रैगमेंट. ओके, so these are the two views. This is a AP view and this one is the lateral view, and we are discussing the fracture of the neck of femur, which is an intracapsular fracture. So when it involves the neck then it is called as a fracture neck of the femur, and when it involves the trochanter then it is called as intertrochanteric fracture. Inter it means it is present in the greater and the lesser trochanter. तो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर और इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर के बीच में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो देख लेते हैं एक बार. फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर जो होता है वो हमें मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज में मिलता है, और इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर हमें मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज में मिलता है. फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है वो हमारी फीमेल्स में कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स में. तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर एफ से शुरू होता है तो ये फीमेल्स में मिलेगा, और फीमेल्स सिग्निफिकेंटली यंग होती हैं. ठीक है, तो इट इज़ मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज एज़ कम्पेयर टू द इंटरट्रोकेंटिक, उसमें हमें 60 साल ऑफ एज के बाद मिल रहा है. इंजरी कैसी होती है, इसमें ट्रिवियल इंजरीज होती हैं, स्लिप हो गया, चलते चलते गिर गया, दैट नॉट इट दे आर नॉट सिग्निफिकेंट, वाइल इन द इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर्स दे आर सिग्निफिकेंट, देयर इज सिग्निफिकेंट इंजरी. अब क्योंकि इंजरी हमारी सिग्निफिकेंट नहीं होती तो पेशेंट्स एबिलिटी टू वॉक इज प्रिजर्व, द पेशेंट्स मे वॉक, पेन इज माइल्ड, swelling is nil, and ecchymosis is also nil in case of fracture of neck of femur. But in the intertrochanteric fracture, as the injury is significant, so the patient's ability to walk is not possible, the pain is severe, the swelling is severe, and the ecchymosis is also present. Tenderness is present in the fracture of femur, it is found in the Scarpa's triangle, while here it is present in the greater trochanteric region. Shortening is done by the less than 1 inch. In the intertrochanteric fracture it is caused by more than 1 inch. The treatment is by internal fixation always, and in the intertrochanteric fracture that can be managed by the traction alone. So अब यहाँ से हमारा पूरा फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर ही चलेगा. क्लासिफिकेशन के बारे में हम जब बात करें इसमें तो इसमें 3 क्लासिफिकेशन है. फर्स्ट इज एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, सेकंड वन इज पॉलिक्स क्लासिफिकेशन, एंड थर्ड वन इज गार्डन्स क्लासिफिकेशन. So first is anatomical classification, and that is based on the location of the fracture. If the fracture line is crossing just below the head, then it is called as subcapital fracture. If the fracture line is passing from the middle of the neck, then it is called as transcervical fracture. And if the fracture line is passing at the base of the neck, then it is called as a basal. So it is subcapital, transcervical, and basal. In the Powell's classification, it is based upon the degree of angle of inclination to the horizontal. अब जैसे जैसे इसमें एंगल बढ़ता जाता है, जैसे जैसे डिग्री बढ़ती जाती है, हमारा फ्रैक्चर उतना ही लेस स्टेबल होता चला जाता है. सो इसमें 30 डिग्री, 50 डिग्री एंड 70 डिग्री. 30 डिग्री इज स्टेबल, 50 डिग्री इज लेस स्टेबल, एंड 70 डिग्री इज अनस्टेबल. थर्ड वन इज अ गार्डन्स क्लासिफिकेशन, दैट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर. ओके, तो अब हम इसमें 4 स्टेजेस में हमने इसको डिवाइड किया, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4. स्टेज 1 में क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर होता है. स्टेज 2 में क्या होता है, फ्रैक्चर कंप्लीट होता है लेकिन इसमें बट दैट इज अनडिस्प्लेस्ड. अलॉन्ग विद दैट द ट्रेबिकुलिस बिटवीन द हेड एंड नेक आर ब्रोकन एंड दे गेट्स डिस्प्लेस्ड. सो दिस ग्रीन लाइन विच इज पासिंग फ्रॉम हेयर, दिस विल सिग्निफाई इन द ट्रेबिकुली. तो स्टेज 1 में क्या है, फ्रैक्चर हमारा इनकम्प्लीट है, द फ्रैक्चर इज जस्ट इनकम्प्लीट, बट द ट्रेबिकुलिस इट गेट्स बेंड ओनली. यहाँ पे ट्रेबिकुली के ब्रोकन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ बेंडिंग होती है और फ्रैक्चर हमारा इनकम्प्लीट होता है. स्टेज 2 में क्या होगा, फ्रैक्चर हमारा कंप्लीट होगा बट इट इज़ अनडिस्प्लेस्ड, यानी कि इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, मतलब इसमें एक्सटर्नल रोटेशन जो डिस्टल फ्रैगमेंट का हो रहा था, जो प्रॉक्सिमल माइग्रेशन हो रहा था, वो नहीं हो रहा है. ठीक है, लेकिन इसमें क्या होगा, जो इसमें फ्रैक्चर कंप्लीट हो जाएगा बट दैट इज ऑल्सो नॉट डिस्प्लेस्ड, एंड द ट्रेबिकुलिस विच आर प्रेजेंट बिटवीन द हेड एंड नेक दैट गेट्स ब्रोकन डाउन.
तो ये जो हेड और नेक के बीच में जो ट्रेविकुली थी दैट्स गेट ब्रोकन. In the stage 3, there is a complete fracture, there is a partial displacement, and all the three sides of the trabeculae gets broken down in this condition. In the stage 4, the fracture is complete, and there is also a complete displacement, and all the three sides of the trabeculae are goes out of the alignment. तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो स्टेज 1 में क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर हो रहा है. स्टेज 2 में क्या हो रहा है, फ्रैक्चर कंप्लीट हो रहा है बट वो अनडिस्प्लेस्ड है, लेकिन उसमें हेड और नेक के बीच में जो ट्रेबिकुलीज थे, टू साइड्स ऑफ ट्रेबिकुली, वो ब्रेक हो चुके हैं. स्टेज 3 में क्या हो रहा है, कंप्लीट फ्रैक्चर है, पार्शियल डिस्प्लेसमेंट है, और ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रेबिकुली दैट्स गेट ब्रोकन डाउन. इन द स्टेज 4 देयर इज अ कंप्लीट फ्रैक्चर, नाउ देयर इज अ कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट, एंड ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रेबिकुली गेट्स ब्रोकन डाउन. मैकेनिज्म के बारे में बात करें कि फ्रैक्चर ऑफ नेक ऑफ फीमर क्यों होता है, तो एल्डरली पीपल में क्या होता है, ट्रिवियल इंजरीज होती हैं. ट्रिवियल इंजरीज पे ही प्रोन हो जाता है, यानी कि स्लिप. अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्डरली पीपल्स में ऑस्टियोपोरोसिस स्टार्ट हो जाती है, मोर कॉमनली इन द फीमेल्स. एंड अगर हम बात करें यंग एडल्ट्स में, तो यंग एडल्ट्स में तुम्हारा मोर सीवियर इंजरी होती है, और चिल्ड्रंस में दिस इज़ अनकॉमन. तो हम जब इसकी डायग्नोसिस बनाएंगे तो क्लिनिकल फीचर्स और रेडियोलॉजी के बेसिस पे बनाते हैं. क्लिनिकल फीचर्स में पेशेंट हमारे पास इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में अगर आता है, यानी कि उसका फ्रैक्चर इम्पैक्टेड है, इट इज़ नॉट डिस्प्लेस्ड, इट इज़ अनडिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, तो पेशेंट हमारे पास वॉक करते हुए भी आ सकता है, फर्स्ट थिंग. एंड ही विल कंप्लेन ऑफ लिटिल पेन इन द ग्रोइन रीजन, ही विल कंप्लेन ऑफ लिटिल पेन इन द ग्रोइन रीजन. और अगर पेशेंट हमारे पास डिस्प्लेस फ्रैक्चर के साथ में आता है तो देन द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेन इन द ग्रोइन रीजन एंड इनेबिलिटी टू मूव हिज लिम्ब और बियर वेट ऑन हिज लिम्ब. तो उसके बाद जब हम रेडियोलॉजी कराते हैं, जब हम एक्सरे वगैरह कराते हैं, और हम जब एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें हमें क्या मिलता है, तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन देखते हैं. एग्जामिनेशन में हमें एक्सटर्नल रोटेशन मिलेगा लेग का, और जो पटेला होगी, दैट विल फेस आउटवर्ड्स, सेकेंड वन, शॉर्टनिंग ऑफ द लेग बाई लेस देन 1 इंच, and tenderness is found in the groin region. Attempting the hip movements, there is a painful and severe spasm and active straight leg raising that is not possible. On the radiology, जब हम एक्सरे कराएंगे तो किसका कराएंगे, pelvis with both hips और affected hip alone का. तो उसमें हमें क्या मिलेगा, break in the medial cortex of the neck, external rotation of the femur, break in the trabecular stream and break in the Shenton's line. तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रखनी की है, देर इज़ अ ब्रेक इन द मीडियल कॉर्टेक्स ऑफ द नेक, देर इज़ अ एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीमर, यह हमें एग्जामिनेशन पे भी मिलाता है, एंड देर इज़ अ ब्रेक इन द शेंटॉन्स लाइन. जब हम इसका ट्रीटमेंट करने जाएंगे तो ये जो फ्रैक्चर होता है इसको हम अनसॉल्व फ्रैक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमन होते हैं. और वो कॉम्प्लिकेशंस कॉमन क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें दो फैक्टर्स होते हैं. एक होता है इसका ब्लड सप्लाई का, क्योंकि जो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होती है हमारी, जब इसका क्या होता है, जब प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट कट होता है तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो बहुत लिटिल होती है, बहुत लेस होती है प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट की, तो उसकी हीलिंग भी नहीं हो पाती. और दूसरा, क्योंकि प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट इतना छोटा होता है कि जब हम इसमें इंटरनल फिक्सेशन करने जाते हैं और जब हम इसका रिडक्शन करने की कोशिश करते हैं तो वो इतना छोटा होता है कि हम उसे और रिड्यूस नहीं कर सकते. तो अब इसमें हमारे पास दो मैनेजमेंट आते हैं, एक इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स के लिए और एक अनइम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स के लिए. इम्पैक्टेड फ्रैक्चर्स जितनी भी एज ग्रुप है उन सब में हम कंजर्वेटिव मेथड ही करते हैं, यानी कि अगर कोई भी किसी भी एज का पर्सन हमारे पास अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर लेकर के आएगा, कोई भी फीमेल हमारे पास अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर लेकर के आएगी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इमोबिलाइजेशन यूज़ करेंगे. और इमोबिलाइजेशन करने के लिए हम चिल्ड्रंस में हिप स्पाई का यूज़ करते हैं और अडल्ट्स में हम थॉमस स्प्लिंट यूज़ करते हैं. और अगर हमारे पास अनइम्पैक्टेड फ्रैक्चर और डिस्प्लेस फ्रैक्चर आता है और उसकी एज भी मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, तो हम उसमें क्या करते हैं, ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन करते हैं. लेकिन इस केस में क्या होता है, फेलियर रेट बहुत हाई होता है, तो हम इंटरनल फिक्सेशन के साथ में क्या करते हैं, वी एक्साइज द हेड ऑफ द फीमर एंड देन वी रिप्लेस इट बाय प्रोस्थेसिस, यानी कि हम यहाँ पे प्रोस्थेटिक रीइम्प्लांटेशन करेंगे, प्रोस्थेटिक इम्प्लांटेशन करते हैं. यंग पेशेंट्स हैं तो उसमें हम सबसे पहले क्लोज रिडक्शन ट्राई करेंगे, अगर क्लोज रिडक्शन फेल होता है तो हम उसमें ओपन रिडक्शन करेंगे. तो ट्रीटमेंट को अगर मैं समराइज़ करूँ तो पेशेंट अगर अनडिस्प्लेस्ड आया तो उसमें कंजर्वेटिव मेथड यूज़ करेंगे, चिल्ड्रंस में हिप स्पाई का यूज़ करेंगे, अडल्ट्स में थॉमस स्प्लिंट यूज़ करेंगे, एंड गेट इट्स फिक्स्ड बाय द मल्टीपल स्क्रूज. डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, लेस देन 60 ईयर्स ऑफ एज है, तो क्लोज रिडक्शन ट्राई करेंगे. रिडक्शन पॉसिबल हो गया, फेयर एंड गुड, मल्टीपल स्क्रू फिक्सेशन, एंड इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल देन गो फॉर द ओपन रिडक्शन. And if age of the patient is more than 60 years then directly go for the prosthetic reimplantation with otherwise normal hip, यानी कि अगर उसका जो हिप था वो पहले से नॉर्मल है तो हम उसमें करते हैं हेमिआर्थ्रोप्लास्टी, और अगर उसका हिप में पहले से ही प्री एग्जिस्टिंग आर्थराइटिस प्रेजेंट थी तो हम उसमें करेंगे टोटल हिप रिप्लेसमेंट. ओपन जो सर्जरी हम करते हैं उसके हमें नाम याद रखने हैं, एंड दो सर्जरी नेम्स आर मैकमोरेज ऑस्टियोटमी, हेमिआर्थ्रोप्लास्टी एंड मेयर्स प्रोसीजर. मैकमोरेज ऑस्टियोटमी, हेमिआर्थ्रोप्लास्टी एंड मेयर्स प्रोसीजर.
कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? नॉन यूनियन, एवेस्कुलर नेक्रोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब जो चीज़ स्किप हो गई थी वो ये थी कि जो फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर होता है और जो इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर होते हैं, फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर में जो मोस्ट कॉमन है वो है नॉन यूनियन। क्यों? क्योंकि एक तो ब्लड सप्लाई जो होती है प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट की वो नहीं होती, और प्रोक्सिमल फ्रैगमेंट खुद इतना छोटा होता है कि उसका रिडक्शन करना पॉसिबल नहीं होता जनरल कंडीशंस में, तो इसमें नॉन यूनियन कॉमन होता है। जबकि इंटरट्रोकेंटिक फ्रैक्चर्स है वो इतना सीवियर नहीं है कि हम उसे ट्रीट करेंगे और वो सही नहीं होगा, लेकिन उसमें माल यूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसमें नॉन यूनियन मिलता है विच इज़ फाउंड इन द इंटरकैप्सुलर फ्रैक्चर एंड दैट विल बी द फ्रैक्चर नेक ऑफ द फीमर। सो अब इसमें हमारे पास कंप्लेन क्या लेके आएगा पेशेंट? पेन की लेके आएगा एंड इनेबिलिटी टू बियर वेट ऑन द अफेक्टिव लिम्ब। दीज कंप्लेन्स आर प्रेजेंट आफ्टर द सर्जरी। लिम्स गेट शॉर्टन एंड एक्सटर्नली रोटेटेड, एक्टिव स्टेट लेग रेजिंग नॉट डन। ट्रीटमेंट क्या है इसका? नेक रिकंस्ट्रक्शन एंड पॉवेल्स ऑस्टियोटमी। नेक रिकंस्ट्रक्शन एंड पॉवेल्स ऑस्टियोटमी। सेकंड इज एवेस्कुलर नेक्रोसिस तो उसका ट्रीटमेंट क्या है? हेमिआर्थ्रोप्लास्टी एंड टोटल हिप रिप्लेसमेंट। Third is osteoarthritis, which develops after few years, and the treatment again is hip replacement. So, before ending this topic, this is the Thomas splint, which is used in as a conservative management in the adults, and this is hip spica, which is used in children's. Thank you.